अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते। अमन का पैगाम के 824वें एपिसोड से मैं अशरफ अहमद, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश का न्याय तंत्र है, जुडिशरी है। वो जुडिशरी किस तरह से हमारे देश के जो लोग हैं, जो आम साधारण नागरिक हैं, उनके जीवनों पे किस तरह से जो आज का हमारा न्याय तंत्र है, वो किस तरह से एक प्रभाव डाल रहा है, प्रभाव छोड़ रहा है, किस तरह से असर उनके जीवनों पर नेगेटिवली, नकारात्मक तौर से कर रहा है। हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं इस वीडियो को शेयर और इनवाइट कर लेता हूँ। आप लोगों से भी अनुरोध है, इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर कर लें और उसके बाद हम अपनी बात को लेकर आगे चलेंगे। मैं आप लोगों से गुज़ारिश करता हूँ, इस वीडियो को शेयर कर लें। मैं भी इसको ब्रॉडकास्ट कर दूँ और हम उसके बाद अपने प्रोग्राम को लेकर चलेंगे आगे। मेरे साथ आज 2 सोशल वर्कर्स जुड़ेंगे। एक मेरी बड़ी बहन, हमारी बड़ी बहन अमन का पैगाम को गाइड करने वाली हमारी बड़ी बहन नूर बानो गौज़ आपा हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ समय पश्चात, कुछ देर बाद। और हमारे साथ उनके अलावा एक और समाज सेविका हैं रेखा जी, उनसे भी आज हमारी यहाँ पर वार्तालाप होगी, गुफ्तगू होगी। हम उनसे भी इसके बारे में बात करेंगे। बस प्लीज़ वीडियो को शेयर और इनवाइट कर लें आप लोग और हम अपनी बात को लेकर आगे चलेंगे उसी के साथ में। मैंने कर लिया मेरा काम, अब आप लोगों की बारी है। नमस्कार, दिवाली आप सबको मुबारक और अमन का पैगाम की तरफ से सारे देशवासियों को, हिंदुस्तान के जितने भी, हमारे भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, उन सबको अमन का पैगाम की सारी टीम की तरफ से, अरशद भैया फ्रॉम बेल्जियम, हुसैन भाई फ्रॉम सऊदी अरेबिया, प्रमोद चिल्लर भाई दिल्ली, डेंजिल हैरी भाई मध्य प्रदेश, अशरफ अहमद ऑफकोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, समीर बैंसले भाई और नादिर भाई उत्तर प्रदेश से, फिरोज अंसारी भाई उत्तर प्रदेश से, अमित यादव भाई दिल्ली से, अरमान एस के भाई हमारे साथ है महाराष्ट्र से, अजीज अहमद हुसैन भाई हमारे साथ तेलंगाना से। उन सब की तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपनी बात को लेकर आगे चलेंगे। हम बात करेंगे मोहिनी कमवानी जी की। वो एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी, विधवा। 2012 में 26 जनवरी को, सलीम शेख भाई वालेकुम सलाम, प्लीज वीडियो को शेयर कर लें। मैं यहाँ पर मेरे साथ जुड़ने का लिंक भी पोस्ट कर देता हूँ कमेंट में। अगर आप लोग मुनासिब समझते हैं तो मुझे बता देना जुड़ने के लिए। मैं आपको इसका किस तरह जुड़ना है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये लिंक आपके सामने, आपके कमेंट्स में भी है, मैं स्क्रीन पे इसको पिन कर देता हूँ। ये लिंक आपके सामने मौजूद है। अमन का पैगाम के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 1832609589 जब कभी भी आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं फील फ्री, या अगर आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हम बात करें, गुफ्तगू करें, तो हम बिल्कुल उस पर बात करेंगे, उस पर गुफ्तगू करेंगे और आपकी जो सोच है, आपकी बात भी हम उसके ऊपर सुनेंगे और उसके ऊपर बिल्कुल चर्चा की जाएगी। अंधभक्तों का, जो भाजपा के अंधभक्त हैं उनका, एमआईएम के मुरीदों का और कांग्रेस के चमचों का, तीनों का यहाँ पर स्वागत है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमन का पैगाम की टीम के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क को, देश को तरजीह देते हैं, उसको अहमियत और इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हम इन लोगों का भी स्वागत करेंगे। अगर वो चाहते हैं हमसे किसी बात पर गुफ्तगू करने के लिए, बहस करने के लिए, बात करने के लिए, बिल्कुल हमसे उनसे बात करने के लिए भी तैयार हैं। हम बात करेंगे मोहिनी कमवानी जी के बारे में। वालेकुम सलाम भाई। मोहिनी कमवानी जी के बारे में हम बात करेंगे। मोहिनी कमवानी जी एक स्वतंत्रता सेनानी, उनके पति का नाम मैं आपको अभी बताऊंगा, जो महात्मा गांधी जी के साथ में जेल को जो गए थे, वो स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी है, पत्नी थी मोहिनी कमवानी जी। वो अपनी जायदाद को लेकर कुछ अपने जो रिश्तेदार हैं, कुछ रिलेटिव्स जो थे उनके, वो रिश्तेदारों की वजह से परेशान थी और कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग भी बंबई में उनके पीछे लगे हुए थे कि वो उस प्रॉपर्टी को साइन करके वो दे दे। जब उसके बारे में वो 2012 26 जनवरी 2012 को पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और वहां पहुंचने के बाद में वो एक कंप्लेंट लिखाना चाहती है इन लोगों के खिलाफ। तो पुलिस वाले उस करप्शन, उस ब्राइबरी, जो हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से बहुत सारी एट्रोसिटीज, बहुत सारी गलत चीजें हमारे मुल्क में होती हैं, उसके वजह से जो होता है वो करप्शन की वजह से ही कमवानी जी पर और साथ साथ जो उनके पुत्र हैं, उनके बेटे थे दिलीप कमवानी जी, उन दोनों के ऊपर केस कर दिया जाता है, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अर्शद भाई वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जय हिंद आपको भी। उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उन लोगों के ऊपर केस कर दिया जाता है। पहले जो माता जी थी मोहिनी कमवानी जी,
वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से इस मसले को हल कर सकें। जो उनके पुत्र, उनके जो बेटे हैं जो कतर में और सऊदी में रह चुके हैं, वो वहाँ से वापस आते हैं अपनी माँ की मदद करने के लिए। अपनी माँ की मदद करने के बाद यहाँ पहुँचते हैं। जब पहुँचने के बाद में उन दोनों के ऊपर केस कर दिया जाता है। जब कंप्लेंट लिखाने 26 जनवरी 2012 को पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। मेरे साथ नूर बानो गौस आपा भी जुड़ेंगी। सलाम चौधरी जसवीर सर, आपको भी सलाम अर्ज़ है। जुड़ेंगी मेरे साथ, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं बहुत अरसे से। हमारी बड़ी बहन भी हमको बहुत सारा गाइड भी करती हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही क्षणों में। उनको लिंक भेजा हुआ है, वो कहीं बाहर है, घर पहुँचते वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। एक और समाज सेविका जो जिनको मोहिनी कमवानी जी के पूरे केस के बारे में ज़्यादा मालूमात है, रेखा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जुड़ेंगी। उनको भी मैंने लिंक भेजा हुआ है। और मेरे साथ हमारे अमन का पैगाम के भाई भी जुड़ेंगे तब तक, जब तक कि वो नहीं आ जाते। तो उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। जब इस केस को लेकर ये लोग पहुंचते हैं, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, किसी तरह से बाहर निकलते जमानत पर। उसके बाद में कोई वकीलों को ये जब बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं तो कोई वकील उनका हाथ थामने के लिए तैयार नहीं होता। कोई भी वकील उनका हाथ थामने के लिए तैयार नहीं होता। जब कोई वकील तैयार नहीं होता तो उस समय ये वृद्ध माता और ये बेटा जो उस वक्त उनकी आयु तकरीबन 78 साल की वर्ष की जो आयु थी माता जी की, और जो पुत्र थे उनकी आयु 58 वर्ष की जो थी, वो उस समय दोनों माँ और बेटा दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी वकील को हायर किया जाए, और हायर करने के बाद में ये वकील इनका केस लड़े। लेकिन कोई वकील इनका हाथ थामने के लिए आगे नहीं बढ़ता, कोई इनका साथ देने के लिए, इनकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। जब ये जानते हैं, इनको जब पता चलता है, दोनों माँ और बेटे दोनों मिलकर कानून की सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, कानून सीखने की कोशिश करते हैं, और कोर्ट में पहुंचते हैं और अपना केस खुद प्रेजेंट करते हैं जज साहब के सामने। जब ये केस प्रेजेंट किया जाता है जज साहब के सामने, तो पता चलता है कि हाई कोर्ट ने पुलिस वालों के खिलाफ फैसला सुनाया है। फैसला मोहिनी कमवानी जी और उनके पुत्र के हक में आया है फैसला। और कोर्ट का ये फैसला होता है कि जो पुलिस वाले, जो 6 पुलिसकर्मी थे, उन 6 जो पुलिसकर्मी थे, सॉरी 6 नहीं, जो पुलिसकर्मी थे, उनको 6 लाख का मुआवजा देना होगा मोहिनी कमवानी जी को, और उसके साथ साथ उनको सस्पेंड भी किया जाएगा, उनको बरतरफ भी किया जाएगा। ये फैसला होता है। ये फैसले के विरुद्ध, ये कोर्ट में केस हारने के बाद में पुलिस डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद वहां पे जब वो इस केस के खिलाफ जो अपील करता है, जब पिटीशन फाइल करता है, तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको खासतौर से ये बोल दिया कि जो हाईकोर्ट का जो फैसला है वही फैसले पर हम अटल रहेंगे, और वो फैसले के मुताबिक ही आपको 6 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा, और हर्जाना भी देना पड़ेगा, उनको मुआवजा भी, और साथ साथ ये केस आप हार गए, आपको सस्पेंड भी किया जाएगा, ये बोल दिया जाता है। उसके बाद में उनको सस्पेंड नहीं करने पर मोहिनी कमवानी जी अपने पुत्र के साथ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाती हैं, और वहां बताती हैं कि भाई मेरे साथ ये जो जुल्म हुआ है, जो पुलिस वालों ने किया है, कानून के अनुरूप, कानून जो इजाजत देता है, संविधान के अनुरूप इन लोगों को अपनी नौकरियों से बरतरफ करना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए नौकरियों से। जबकि इनको हटाया नहीं जाता, इन लोगों को वहां से हटाकर होमगार्ड में रख दिया जाता है। नवी मुंबई जिसे कहा जाता है, वहां के जो कमिश्नर साहब होते हैं नवी मुंबई के, वो कमिश्नर साहब जिनका नाम जावेद अहमद है, जावेद अहमद साहब को होमगार्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उनके साथ में जो दूसरे पुलिस वाले थे उनको भी होमगार्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब वो ट्रांसफर होने के बाद में, जब कुछ समय गुजरता है, 2014 में भाजपा की सरकार हमारे देश की सबसे उन्नति की तरफ ले जाने वाली, लोगों के धर्मों को मजबूत बनाने वाली, लोगों के दिलों में मजहबों का जज्बा जगाने वाली जो बहुत ही बेहतरीन पार्टी, जिसको मैं कहूंगा तंज है, इसको समझिए आप, वो पार्टी सत्ता में आती है केंद्र में। जब वो पार्टी से केंद्र में सत्ता में आती है तो महाराष्ट्र में जावेद अहमद को वापस से रीइंस्टेट किया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट में रीइंस्टेट किया जाता है, बल्कि ना कि बल्कि नवी मुंबई का उनको कमिश्नर बनाया जाता है, बल्कि उनको कमिश्नर बना दिया जाता है मुंबई का। उसके बाद उनको इंडियन एम्बेसडर बनाकर सऊदी भी उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, सऊदी अरेबिया को, क्योंकि उनके जो ससुर हैं वो सऊदी अरब में एक सऊदी नेशनल है, और वो काफी वहां पे मतलब बहुत पैसे वाली शख्सियत है वहां पर, उनको सऊदी ट्रांसफर कर दिया जाता है। मोहिनी कमवानी जी अपने हक की लड़ाई कंटिन्यूसली लड़ते रही हैं। कई केसेस उन्होंने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ फाइल किए हुए थे। कई मरतबा वो यूट्यूब चैनल पर पहुंचती हैं, फेसबुक पर पहुंचती हैं, और सारे के सारे पोस्ट करती हैं। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में, जिस तरह एक और जज थे, चीफ जस्टिस थे मुंबई हाईकोर्ट के, मोहित शाह करके, उनको भी
ये मतलब उनको भी अप्रोच करती हैं, जब वहाँ से कुछ इनको फैसला नहीं मिलता या अपने फेवर में बात या हक की जो बात होती है वो नहीं मिलती है, तब सीआरपीसी 43 के तहत सीआरपीसी 43 के तहत जो हमारे देश का जो कानून है, वो एक आम नागरिक को, आप जैसे, मुझ जैसे आम नागरिक को किसी को अरेस्ट करने की इजाज़त देता है अगर वो कानून का उल्लंघन कर रहा है तो। उस कानून का इस्तेमाल करते हुए मोहित शाह को एक वार्निंग दी जाती है कि भाई सो एंड सो डे तुमको अरेस्ट किया जाएगा। उसके साथ-साथ वो अपना नाम, अपनी तस्वीर, अपना फ़ोन नंबर एक पेपर पर लिखकर और साथ-साथ मोहित शाह का नाम और उनकी तस्वीर लिखकर, वो जो जज साहब थे, वो जो जज थे मोहित शाह, उनकी तस्वीर को एक पैम्फलेट पर लिखकर 5000 पैम्फलेट वो पूरे कोर्ट के बाहर बँटवाती भी हैं। और जो दिन डिसाइड किया जाता है, उस दिन वो वहाँ पहुँचती भी हैं उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन मोहित शाह वहाँ से फरार हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन वो उनके घर को जाने की बात करते, जब घर भी पहुँचा जाता है मोहित शाह के घर को, जब मोहिनी कंवानी जी और साथ-साथ उनके बेटे दिलीप कंवानी जी दोनों पहुँचते हैं मोहित शाह के घर को, तो वो वहाँ पर भी मौजूद नहीं होते। तो ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे बार-बार, वो जद्दोजहद इनकी जारी थी। इनको बहुत सारी बातें की गई, किस तरह ये इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, किस तरह से गुजरात के जो दंगे हुए थे, वो दंगों में किस तरह से जजों को मैनिपुलेट किया गया। आईबी पटेल भाई नमस्कार आपको भी। वंदे मातरम पलविंदर सिंह भाई। किस तरह से उन दंगों को, दंगे के जो जो मामले थे, उन मामलों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मोहिनी कंवानी जी के पास और उनके बेटे के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। गुजरात के हाई कोर्ट के 27 जजेस को किस तरह से अहमदाबाद में ज़मीन दी गई, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। मैं आपको कुछ ऑडियो सुनाता हूँ यहाँ पर, जो अमन का पैगाम के हमारे एक भाई ने उनसे जो गुफ्तगू की थी। मसला ये हो गया था कि हम उनसे बात नहीं कर पाए। उस टाइम पर कुछ मसरूफियत हमारी बढ़ गई थी अमन का पैगाम के लाइव शो वगैरह की, तो हम उनसे बात नहीं कर पाए। मैं वो आपको वो ऑडियो सुनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये ऑडियोज़ क्लियर आएँगे आपको। अगर क्लियर नहीं आए, तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। ये रहे वो ऑडियोज़, गौर फरमाइए। मेरे साथ रेखा जी भी जुड़ी हैं। आवाज आ रही है आपको तो प्लीज लिख दीजिए यहाँ पर। रेखा जी जुड़ी हैं मेरे साथ, रेखा शर्मा जी, हम उनको जोड़ लेते हैं अभी। मैं आपको ऑडियो बाद में सुना देता हूँ। रेखा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रेखा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? सर ठीक हूँ मैं। और रेखा जी आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, अगर थोड़ा माइक्रोफोन आप करीब कर लें। सर मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जी बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपसे मुलाकात हुई है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम मोहिनी कंवानी जी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे यहाँ पर, किस तरह से हमारे देश का बिका हुआ न्याय तंत्र एक और परिवार को खा गया, हम उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मेरे साथ जुड़ी भी। थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, ताकि जो हमारे जो सुनने वाले हैं उनको आपके बारे में भी पता चले, और फिर हम कंवानी जी के बारे में आपसे सुनेंगे फिर। सर मेरा नाम रेखा शर्मा है, मैं सोशल वर्कर हूँ। नूर मानू मैडम जी के साथ रहती हूँ खारघर में, न्यू बॉम्बे। तो उनके सपोर्ट में ही मैं हमेशा उनके साथ में रहती हूँ। और जहाँ वो बोलती है, मुझे वो लेडीज अच्छी हैं, मतलब जब से मैं जुड़ी हूँ तो उनके साथ ही रहती हूँ। तो कामनी जी के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मेरे को संडे को मैडम ने फ़ोन बोला कि सैटरडे को कि ऐसे-ऐसे एक जगह जाना है। मैं ठीक है। उनसे मैं कभी सवाल-जवाब नहीं करती हूँ कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है। उनका एक मैसेज आता है, मैंने ठीक है आई एम रेडी। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने बोला कि कार में ही थे, तो मैंने बोला मैम हम जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ है? किस मामले में जा रहे हैं हम? तब उन्होंने मुझे स्टोरी बताई पूरा कि ऐसे-ऐसे एक लेडीज़ है। तो एक 2 साल 3 साल पहले की बात है। 3 साल नहीं, 3-4 साल पहले की बात है। वो मैडम से मैं मिली थी एक बार। तो जब मैंने उनका फ़ोटो देखा तो मुझे याद आया कि हाँ, मैं एक टाइम पे मिले थे। तो जब मैं वहाँ पहुँची, हम लोग सब इकट्ठे हुए एक साथ में। तो मैम ने बोला कि आपको अभी आज स्टिंग ऑपरेशन आपको ही करना है इधर। आप सबसे पहले हम लोग वॉचमैन सोसाइटी में गए, तो मैं और एक सर थे शर्मा जी, वो लोग हम दोनों लोग सोसाइटी के अंदर गए। तो जो उनके पड़ोसी थे, वो बंगाली से हैं तो उनको मराठी नहीं आती थी। तो हम लोग फिर उनके घर पहुँचे, तो हमने बोला सर हमें इनके बारे में पता करना है कि इनके साथ कैसे हादसा हुआ। तो उनका स्टिंग ऑपरेशन मेरे पास है, जो हमारी आधा घंटा बात हुई है, वो भी है मेरे पास। तो उन्होंने बताया कि वो लेडीज़ एक बहुत अच्छी थी और ₹1 भी अगर किसी का लेन-देन होता है, तो वो भी आपको रिटर्न देते थे। ऐसा नहीं है कि वो उनके पास फाइनेंस की दिक्कत हो या कुछ ऐसा हो। तो वो एक मेंटेनेंस भी टाइम से भरा है उन्होंने सोसाइटी में। भले ही वो घर में कुछ भी खाते-पीते हों, पर उन्होंने समाज में ये नहीं दिखाया कि मेरे पास पैसा नहीं है या मैं किसी से पैसा ना लूँ।
तो उन्होंने बताया कि सर मुझे भी नहीं पता चला, मैं 12:30-1 बजे तक उनके हमारे सामने-सामने उनका दरवाज़ा है, जो आमने-सामने बिल्कुल दरवाज़ा पड़ता है। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं पता चला कि वो ऐसा कब घटना हुई। मेरे को रात के 9 बजे पुलिस आती है, मेरा दरवाज़ा खटखटाती है, वो बोलती है कि कामनी जी के कोई रिश्तेदार को जानते हो आप? तो उन्होंने बोला क्यों? मैं तो आज तक नहीं मिला। 2004 से मैं कामनी जी के साथ ही रहता हूँ इधर एक ही फ्लोर पे। पर 2004 से मैंने किसी भी रिश्तेदार को नहीं देखा है। पर हुआ क्या है? तो उन्होंने बोला कि उनका परिवार पूरा खत्म हो गया। तो उनको एकदम से शॉक हो गया था, ऐसे कैसे हुआ? मैं तो बाजू में रहता हूँ, बिल्कुल पास में रहता हूँ। तो बोलता नहीं उन्होंने सुसाइड किया है। तो उन्होंने बोला कैसे किया? तो बोले कि रात के 3 बजे जो उनका लड़का दीपक नाम का था, उन्होंने पुलिस वालों को 3 बजे कॉल किया है और बोला कि हम लोगों ने ज़हर खा लिया है, आप हमको हॉस्पिटल लेके चलो। तो उसमें से कामनी जी उनकी बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब थी, तो वो जब पुलिस आई तो उन्होंने देखा कि कामनी जी उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है और बेटा बैठा हुआ है। तो वो लोग हॉस्पिटल ले गए, म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल वाशी में है। उसके बाद बोले कि नहीं, हम भरोसा नहीं कर सकते कि वो लेडीज़ फाइनेंस के लिए कभी भी ऐसा कर सकती है। जो इंसान इतना लड़ सके, मतलब जब इस एज पे उसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, तो आत्महत्या नहीं कर सकता है। ये बात हमें भी नज़र आती है, कि जो इंसान मतलब फाइट करना आता हो जिसको, वो बुल दिन जब हम लोगों को सिखाता हो कि नहीं ये गलत काम है, तो वो इंसान आत्महत्या नहीं करेगा। ये बात हम लोगों को कन्फर्म थी। फिर उन्होंने बोला कि इतनी बात हुई है पुलिस वाले, तो मैंने कहा हम लोग नहीं जानते किसी को, कोई भी रिश्तेदार मेरे टच में कोई भी नहीं है। फिर उन्होंने बोला एक काम, तो मैंने सर आपको किसने बताया? कहते वॉचमैन भी साथ में आया था। तो वॉचमैन बोला कि आप वॉचमैन से पता करो। फिर वॉचमैन से मैंने वीडियो बनाया उसका भी, वॉचमैन का भी, कि पुलिस कितने बजे आई थी और आपको कैसे पता चला? पुलिस कैसे आई यहाँ पर? तो बोला कि कामनी जी के बेटे ने 3 बजे कॉल किया गया था कि हमारी तबीयत बहुत खराब हो रही है और ऐसे-ऐसे हॉस्पिटल ले जाओ। तो पुलिस 3 बजे आई, मुझे ऊपर लेके गई, तो रेखा मैंने जी, क्या सीन। हाँ जी सर। अगर आपकी अनुमति है तो आपका जो वीडियो आपने वॉचमैन का बनाया उसका ऑडियो सुना दूँ यहाँ पर? हाँ जी सर, श्योर। आवाज़ आ रही है ठीक है, ना? पुलिस कितने बजे आई थी? पुलिस आई थी 3 बजे। 3 बजे, फिर आपको उठाया? हाँ नहीं, मैं बैठा था, हाँ, बोले हाँ। चलो घर पे। मैं घर पे गया, हाँ, हाँ। बेल मारा। हाँ। पुलिस बोला बेटा तू पीछे हो जा, मैं बात करूंगा। तो अपना दरवाज़ा किसने खोला था? उनके बेटा ने खोले थे दरवाजे, बेटा ने। बैठे थे। हाँ, हाँ हाँ। तो हाँ, ठीक ठाक थे। ठीक ठाक थे, 2 लोग लेटी थी अपनी। हाँ, हाँ। माँ बेटी लेटी थी, वो बैठे थे आराम से। तो मैं बोला क्या हुआ अंकल? बोला कुछ नहीं बेटा, थोड़ा तबीयत खराब है इन लोग का, हाँ। हॉस्पिटल जाने का। हाँ। तो पुलिस वाले तुरंत म्युनिसिपालिटी का फोन किया, एम्बुलेंस है। ठीक है। तो बोले बेटा तू हाथ लगवा के हाँ। गाड़ी में डला दे। तो मैं, हम और एक एम्बुलेंस का ड्राइवर और पुलिस, तीनों लोग गाड़ी में रखे। मतलब ऊपर से उतार के लाया? हाँ आप उतार के लाए? हाँ, पैदल चल के नहीं आए वो, नहीं उनका बेटा चल के आया। बेटा चल के आया, वो दोनों पैदल नहीं आए। नहीं हाँ। फिर उसके बाद यहाँ से लेके गए, फिर बाद में टाइम पर शाम को आए, पुलिस वाले आए, बोला वॉचमैन वो तो तीनों लोग गुजर गए। मैं बोला कैसा सर? बोला रिपोर्ट में जहर निकल गया। बस इसके आगे हमको कुछ नहीं मालूम है, ना पता। आपने फिर ये जो सुबह 3 बजे आए थे पुलिस वाले, तो उसके बाद आपने सेक्रेटरी वगैरह को बताया क्या? हाँ किसको बताया था? सेक्रेटरी साहब को बताया, चेयरमैन को बोला। तो उन्होंने क्या बोला? वो लोग आए थे क्या उस टाइम पे? नहीं उस टाइम पे नहीं आया, बाद में आया। वो नहीं आए? सुबह में आया। सुबह आए? हाँ। किधर आए हमारे थे? सेक्रेटरी साहब क्या है, वो चल नहीं पाते हैं। हाँ, हाँ। प्लान का। हाँ। चेयरमैन साहब गए, देखे उनको, हॉस्पिटल में साइड गए थे। हाँ बस। इसका सीसी कैमरा है? डॉक्टर साहब को रात को ही पता चला था, मतलब जो आप लोग रात को 9 बजे पहुंचे दूसरे दिन उनकी डेथ होने के बाद? नहीं पुलिस आई थी ना फिर? हाँ बाद में डॉक्टर साहब को बाद में मालूम, हाँ, सुबह नहीं मालूम पड़ा। डॉक्टर साहब को क्या हुआ है, उनके बच्चे नहीं घर पे थे, कोई नहीं थे, वो डॉक्टर साहब के उनके बेटा थे और कोई नहीं था उनके घर पे। नहीं वो छोड़ दो उसको। मैं क्या सीसी कैमरे कैसे हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं। तो रेखा जी ये बता रहे हैं सीसी कैमरा 3 महीने से खराब है और राइट सर। मोहिनी जी के बारे में जितना मैं जाना हूँ, उनके कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब के देखे, नूरापा ने मुझे कुछ लिंक्स भेजे थे, मैंने वो लिंक्स देखे, सारी डिटेल्स देखी और जो हिम्मत उनके अल्फाज में और उस 84 साल की उम्र के वीडियोस हैं, यानी 3 साल पहले के भी वीडियोस हैं, 2 साल पहले के भी वीडियोस हैं, जो हिम्मत उनके बात करने में थी, जो जज्बा उनकी बात करने में था, आप लोग उनसे प्रेरित होंगे, बजाय इसके कि लोग ये यकीन कर लें कि वैसी शख्सियत ने आत्महत्या कर ली।
नहीं है, ये लेडीज कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। दूसरा, वॉचमैन ने एक पॉइंट बोला कि उनका रात के 8 बजे लड़ाई चली है और सुबह के 3 बजे तक चलती रही। और ये आपको ऑडियो में भेजूंगी, जो उनके पड़ोसी हैं डॉक्टर साहब की, वो कहते हैं कि मैं 12, साढ़े 12, 1 बजे तक मैं जाग रहा था, उनके घर में कोई हलचल पलचल नहीं थी। जबकि वॉचमैन दरवाजे पे रहता है, गेट पे, और उनका घर बी विंग में, ए विंग में पड़ता है, और ये बी विंग आगे है, तो कम से कम 500 मीटर की दूरी पे पड़ता है उनका घर। तो वॉचमैन को सुनाई दे रहा है लड़ाई झगड़ा, बट पड़ोसी को सुनाई नहीं दे रहा है। एक पॉइंट हमारा ये था, बहुत बड़ा मैंने वहां पे पकड़ा। फिर इसके बाद हम लोग पुलिस चौकी जाते हैं, सीनियर से मिलते हैं। सीनियर का भी शायद आपके पास रिकॉर्डिंग आ गई होगी, जो हमारी उनकी बात हुई है उस बीच में। सीनियर बोलता है 7:30 बजे हमें फोन आया था कि उनकी हालत खराब है। उसके बाद वो हॉस्पिटल लेके गए। और सीनियर ने एक पॉइंट और दिया है कि वो फाइनेंस से बहुत प्रॉब्लम में थे, और ये भी उन्होंने बोला है कि उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए निकले हैं। सीनियर ये भी बोल रहा है कि मेंटेनेंस का एक भी पैसा बाकी नहीं है। सीनियर ये भी बोला है कि उनका क्रेडिट कार्ड का 2 लाख रुपए बैलेंस है। तो सर जी, एक तो चीज हमें समझ में आती है, अगर क्रेडिट कार्ड का पैसा बैलेंस है तो कोई भी अकाउंट से तो उनका ज्वाइंट होगा। क्रेडिट कार्ड वाले कभी छोड़ते नहीं है, पहले अपना विदाउट पहले से पैसा काट लेते हो, अगर बैलेंस बना है तो। बिल्कुल। तो ये तो एक पॉइंट बिल्कुल झूठा है कि उनका क्रेडिट कार्ड उनको क्यों कोई देगा, जिनका रोजी रोटी नहीं है। क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है? जिनकी दुकान है या जॉब वाला है, किसको, उसको देते हैं। इनको क्रेडिट कार्ड कहाँ से मिल जाएगा? वेरी ट्रू। हाँ। और अ, जो फाइनेंस को उन्होंने बोला कि वो बहुत मुसीबत से चल रहे थे, तो जो 2 लाख रुपए थे उनकी खुद की, आज अगर वो सस्ते में भी प्रॉपर्टी, मैं भी प्रॉपर्टी का काम करती हूँ, तो जिस एरिया में उनका फ्लैट है, अगर वो आज लॉकडाउन में अगर बेचते, तो भी हँसते-हँसते 90 लाख का फ्लैट जाता। मतलब कोई रोक-टोक नहीं, हर कोई खरीद लेता। 90 लाख, जो आज मार्केट डाउन है इस वजह से, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो जो तो लेडीज़ के जिसको मालूम है, हाँ जी। अच्छी वाली मार्केट प्राइस अगर होगी नॉर्मल डेज में, नॉर्मल जो दिन होते हैं, क्योंकि नॉर्मल कोविड की डेज़ वजह तो से हालत खराब है 1.10, जी। 1.20 का, 1.10, 1.20 का प्राइस है उसका। तो मतलब 1.25 करोड़ रुपए के वो मालिक थे राइट नॉर्मल सर। डेज में। कोविड तो मतलब 2-3 साल से हमारे पास है, मगर नॉर्मल हाँ। पीरियड की अगर हम बात करें या उससे पहले भी, क्योंकि इनके वीडियो मैंने 3 साल पुराने भी देखे हैं, तो 3 साल पहले तो हुँ। कोविड नहीं था। तो उस समय भी नहीं, मतलब 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक थे, वो भी मुंबई जैसी जगह में। जी। राइट सर। तो और जो मेंटेनेंस पे करता हो, जो उनके पड़ोसी ने बोला कि अगर मैंने बर्थडे पे किसी को, उनको आंटी को बुलाया, तो भी वो खाली हाथ कभी नहीं आए। कहीं न कहीं एक बिस्किट का पैकेट लेकर आए। तो जो स्वाभिमान से मतलब उन्होंने ये भी वर्ड बोला कि आंटी को मैंने ऑनलाइन अगर मेडिसिन वगैरह मँगाई है, तो ₹102 को ही, तो ₹102 ही दिए उन्होंने। ऐसा भी नहीं ₹100 दिए हों। तो मैं आंटी को वो ये भी बोलता था, आंटी आप ऐसा मत करो, कोई बात नहीं। बोले नहीं बेटा, मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। तो जो पड़ोसी से तो बेहतर कोई नहीं हो सकता उनका साथी, क्योंकि बाजू में रह रहे थे वो। सीधी बात और है। लॉकडाउन में उन्होंने बताया ये कि क्या उनके बेटे को कोविड हुआ था, तो लॉकडाउन में उनके बेटे को हॉस्पिटल लेके गए, तो उन्होंने रिचार्ज कराया था कुछ 200-300। बोले कि भाई मेरे पास रिचार्ज नहीं है, तो वो रिचार्ज का भी पैसा उन्होंने दिया कि नहीं, कोविड के जैसे टाइम पे। तो जब उनके पास, जो पुलिस ये बोली कि उनको फाइनेंस से गुजर रहे थे। फाइनेंस, उन्होंने ये भी बोला कि फाइनेंस से गुजर रहे। दूसरा बोला उन्होंने 27 तारीख की रात में उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है। वो भी पुलिस वालों ने हम लोगों को नहीं दिया सुसाइड नोट। और उन्होंने बोला है कि एक यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा है जो बोल रहा है कि हम लोग सुसाइड कर लेंगे। तो लिंक ये दे की दें बात उसका, है। उस वीडियो का। तो हमने बोला लिंक दो, तो बोले कि नहीं, जब तक हमारा ये चल रहा है तब तक हम आपको शो नहीं कर सकते। ये बात हुई है। तो सुसाइड पुलिस वाले कहते हैं 7:30 बजे फ़ोन आया है, वॉचमैन कहता है 3 बजे आया, पड़ोसी को रात के दूसरे दिन 9 बजे पता चलता है, तो बात किसकी सही है? और जो इंसान चल के गया, अगर उसने ये पॉइज़न खाया था उनके बेटे ने, 2 लोग हॉस्पिटल में वैसे गए थे गाड़ियों से, और जो बंदा चल के गया तो वो कैसे मर सकता है साहब? वो तो ठीक बच सकता था पुलिस ना? वालों का बयान है कि मैंने वो जो न्यूज़ क्लिप मुझे भेजी थी नूरापा ने, उसमें जो मैंने पढ़ा है कि पुलिस वालों का बयान है कि इनका फ़ोन आता है, दिलीप कम्बानी जी का फ़ोन आता है कि हम लोगों ने ज़हर खा लिया है, कुछ डिप्रेशन और कुछ तनाव जो परिवार वालों से चल रहा था उसके चलते, और कुछ हमें हमारी जो माली हालत थी वो ख़राब थी,
उसकी वजह से हम लोगों ने जहर खा लिया है। जब पूछा गया क्या खाया तो उन्होंने बताया कि मैंने चूहे मारने की दवाई और कुछ गोलियां और साथ में बेगोन की जो केमिकल्स होती हैं वो हमने मिक्सचर करके पी ली हैं, ये उन्होंने बताया। और जब उन्होंने बताया तो ये भी बोले कि वो हेल्प मांग रहे थे। अब जब आत्महत्या करने वाला बंदा तो किसी को बताएगा नहीं कि हमने ये कर लिया है। तो नहीं। इसके अंदर बहुत कई सारे सवाल, जैसे आपने भी बताया, आपने वॉचमैन से बात की, पड़ोसी डॉक्टर साहब से बात की और एक साहब से आपने बात की जो दूसरे वीडियोस मेरे पास आए हुए हैं, उन सब से आपने गुफ्तगू की। तो इससे ये मालूम होता है, जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी का कोई ना कोई इसके अंदर इंटरवेंशन है, लोगों ने कहीं ना कहीं इसके अंदर अपना हाथ डाला हुआ है। और क्योंकि बार बार मेरी हमारी जो टीम है अमन का पैगाम की, महाराष्ट्र में जो हमारे भाई लोग काम देखते हैं महाराष्ट्र का, तो वहां से उन लोगों ने भी मेरे पास उनका भी ऑडियो, तकरीबन मेरी ये 6 महीने पुरानी बात है, जब मुझे ऑडियो भेजा गया था, हमारे भाई साहब ने उनसे बात की थी और मुझे बताया था कि भाई इनको हम लाइव पे लेना, वो लाइव पे जुड़ने के लिए तैयार है। मैंने उनसे बात की है फ़ोन पर, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग से, मैं भी उसकी भी एक क्लिप छोटी सी सुना दूंगा आपको। तो उन्होंने उसमें बताया था हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन हम कुछ दूसरे प्रोग्राम्स में मसरूफ थे तो हम उनसे जुड़ नहीं पाए थे उस समय। और वो साथ में ये भी बता रहे हैं रेखा जी, उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी रोशनी डालें। ये जो गुजरात में, राहिल खान भाई वालेकुम सलाम, आई एम गुड, जो गुजरात में जो हालात हुए थे, जो गुजरात के जो दंगे हुए थे, उसमें किस तरह से 27 जजेस को उन लोगों ने 27 जजेस को किस तरह से उन लोगों ने ज़मीनें दिलवा दी थी, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी उस समय, वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी उनके पास थी, इसके बारे में भी वो बता रहे थे। और साथ साथ किस तरह से जर्मनी में जर्मनी की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वहाँ के प्रेसिडेंट के ऊपर भी जो केस कर दिया है इनके चलते हुए, जो वैक्सीनेशन का मामला था उसके बारे में भी वो चर्चा कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास भी आई हुई हैं और उसके बारे में आपको क्या इत्तिला, आप बता सकती हैं उसके बारे में? राहिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। सर मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। जी, मैं आपको ऑडियो मैंने पढ़ाई उन्हीं की आवाज़ में सभी हमारे सुनने वालों को और आपको भी सुना देता हूँ उन्हीं की आवाज़ में, मेरे पास ऑडियो है वो। हमारे भाई साहब ने उनसे कुछ 6 महीना पहले उनसे बातचीत की थी, अभी उन्होंने मुझे ऑडियो ढूँढ कर मुझे भेजी, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन चेंज कर लिया, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। ये सुना देता हूँ ऑडियो आप लोगों को मैं। हेलो जी जी बोलो। हेलो हाँ हेलो हेलो सुनाई दे रहा है? हाँ 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 हाँ। तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि भाई ये क्या माजरा है, किसको किसको जमीन दी है। वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, वो फर्स्ट जज था, मेरे पास है सब, उसने ये बोला है मुझे जमीन नहीं मिली है, मैं कभी कुछ जमीन वमीन लेता नहीं हूँ, तो मैं ये सच बात निकलूंगा। उसके बाद में बंद, केस ही बंद, सुप्रीम कोर्ट में भी अटका दिया है, समझे आप? तो ये मतलब एक जज ने रिजाइन करके गया है और ये बोलकर गया है, वो पेपर में छपा है इंडिया में और फॉरेन में, और वो जिंदा है वो जज, और वो वकील बन के काम कर रहे हैं न्यूजीलैंड में। तो ये सबूत तो किसी को पता भी नहीं है, ये सब बाहर आना चाहिए। मैं इतनी बार 50 बार डाला हूँ अलग अलग फोटो बना के, और ये क्या क्या उजागर किया है मैंने, किसके कितने स्कैम और कितनी सच्चाई मोदी की उजागर की है हमने, तो आप हैरान हो जाएंगे यार। अभी भी वो ठीक है, अभी थोड़े दिन बाद अपन जुड़ते हैं हाँ, और लाइव के ऊपर में ये सारी चीजें, सारी सच्चाइयाँ। कोरोना की वैक्सीन में भी क्या मस्ती कर रहा है ब्राजील के साथ, ब्राजील मैंने जर्मनी बोला, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने केस डाल दिया, मैंने लिखा है इसका तो पार्टनरशिप है उसके अंदर वैक्सीन के अंदर, तो उसके ऊपर भी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को इसको जेल में डालो, मोदी को ऐसा पोस्टर बना के डाला है, मोदी को जेल में डालो। कितने 1 महीने से डाल रहा हूँ, 25 पोस्टर बनाया है, 25 अलग अलग, सब सबूत लगाते हैं, पूरा वर्ल्ड का सबूत लगा, ठीक है। और जो जमीन दी है जज को, 27 जज को, अभी मतलब उसके भी प्रूफ्स है आपके पास में, गोधरा कांड के सबूत है। सुनिए ना आप, अरे मेरे पास क्या, मैं आपको उजागर जो मैं ओपन किया हूँ, प्रशांत भूषण ने वो केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में समझे आप? जी 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 जी, कि भाई ये जमीन जो दी है मोदी ने, वो केस है ना गुजरात हाईकोर्ट में किसी ने डाला कि ये गुजरात दंगे दबाने के लिए, गुजरात दंगों के बाद में 27 जजों को जमीन दी है और इसके विरोध एक भी ऑर्डर नहीं निकला है, तो ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो वो केस गुजरात हाईकोर्ट में बोला इतने सालों से अटका के रखा है मोदी ने, तो इसलिए प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में वो केस डाला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, कोर्ट चाहिए ना उसमें, लास्ट वाला सबूत है, सबूत बहुत है यार। वैक्सीन के केस में तो इसका अगेंस्ट में बहुत सबूत है। हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद बोला है तुमने कितने आदमी को मारा, तुम्हारी टीके नहीं लिए,
टीका वैक्सीन लिया नहीं ना। राहिल भाई मैं अभी करता हूँ रीसेट। राहिल भाई, रेखा जी का शायद कॉल वगैरह आया है। सब वैक्सीन खरीद रहे थे, ये सो रहा था। नीरो के जैसा रोम वाज बर्निंग एंड नीरो वाज प्लेइंग द फ्लूट, ये सो रहा था थोड़ा, उसकी वजह से सब डेथ हो गई ना। फिर ये दीदी ड्रम ये करके दूसरी लहर तीसरी लहर लाया ना, इतना सेकंड वेव लाया ना, यही लाया था। तो इसके सबूत है। लेकिन अभी वो क्या है, जज लोया का जैसे कर दिया ना 1 2 3 वैसा है, सब जज डरते हैं फिर से। चलो ये हमारे अमन का पैगाम की टीम के जो सदस्य है महाराष्ट्र में, उनसे गुफ्तगू हुई थी। रेखा जी वापस जुड़ गई है मेरे साथ, शायद उनको कॉल वगैरह आ गया था, उनसे गुफ्तगू हुई थी। रेखा जी को मैं वापस लेता हूँ स्क्रीन पर साथ में अपने। रेखा जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक। शायद आपको कॉल वगैरह आ गया था, मुझे पता है आप मसरूफ भी होंगे और बड़े शॉर्ट टाइम में आपने मुझे टाइम दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। राहिल खान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, तो मैं उनको थोड़ा सा जिस पर हम गुफ्तगू करें, चर्चा करें, थोड़ा सा मैं उनको उसके बारे में बता देता हूँ। राहिल भाई, मोहिनी कमवानी करके एक स्वतंत्रता सेनानी की विधवा थी, 87 साल उनकी उम्र थी, और उनके बेटे दिलीप कमवानी और उनकी बेटी, तीनों का, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा बेटी का, तीनों का देहांत हो गया। और ये बताया जा रहा है कि उन लोगों ने आत्महत्या कर ली जहर पीकर। इनके कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर इनके परिवार वाले कुछ केस कर रहे थे, कुछ मसले कर रहे थे, और कुछ अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे वो लोग भी काफी प्रेशराइज कर रहे थे इनको प्रॉपर्टी सस्ते में बेचने के लिए, उनके नाम पे करने के लिए। तो 2012 में 26 जनवरी को जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं केस दर्ज करवाने के लिए, कंप्लेंट लिखवाने के लिए, तो पुलिस वाले वो पैसा खाया हुआ होता है, तो उस वजह से इन्हीं के ऊपर उल्टा केस कर दिया जाता है। कोई वकील इनका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। उस समय ये लोग खुद कानून सीख कर अपना खुद का केस अदालत में खुद प्रेजेंट करते हैं और वहां से जीत भी हासिल करते हैं। और हाईकोर्ट ये आदेश देता है कि इन लोगों को छोड़ा भी जाए, वो केस को खत्म भी किया जाए और 6 लाख रुपए का मुआवजा इनको दिया जाए। वो मुआवजा भी नहीं मिलता है, और कानून ये भी कहता है कि अगर आप किसी को गलत या झूठे केस में फंसाता है कोई पुलिस वाला, तो उसको नौकरी से भी बरतरफ करना चाहिए। वो बरतरफी भी नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, उसके बाद ये भी पहुंचते हैं बरतरफी के लिए, होता जाता कुछ नहीं है। और ये जद्दोजहद में लगे हुए थे, और मोदी जी के खिलाफ बहुत सारे सबूत इनके पास मौजूद थे। इनके यूट्यूब पर वीडियोस भी हैं, आप मोहिनी कमवानी अगर सर्च करेंगे चैनल आपको मिल जाएगा, आप उसमें सर्च करेंगे बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। तो उनका अचानक से देहांत हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो दिलीप कमवानी साहब है वो फोन करते हैं, बताते हैं कि हम लोग कुछ जहर खा लिया है। और रेखा शर्मा जी और हमारी एक बड़ी बहन है जो नूरापा, जो है हमारी बड़ी बहन, वो नूरापा भी यहाँ पर कुछ देर में इंशाल्लाह जुड़ेंगी, वो भी उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये लोग काफी डिटेल में उसके बारे में जानते हैं और तफ्तीश में लगे हुए कि मामला हुआ क्या है आखिर। तो ये बात है राहिल भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन राहिल भाई। जी रेखा जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो अभी आपने सुना वो कॉल किस तरह से हमारे जो टीम के सदस्य हैं वो बात कर रहे थे कॉल पर, उन्होंने किस तरह से बताया कि किस तरह से 27 जजेस को अहमदाबाद में जमीन का बंदोबस्त किया गया, किस तरह से ब्राजील के साथ में वैक्सीन का जो पार्टनरशिप है वो क्रिएट किया गया, उसके ऊपर बात चल रही है। तो ये सारे सबूत इनके पास मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं मतलब दाल में काला जो कहा जाता है। जी जी, तो आप अपने विचार व्यक्त करें इसके बारे में भी, आपने भी सुना। जी सर, ऐसा है तो फिर हो सकता है कंफर्म में पुलिस वालों से करवाया गया हो। मेरे ख्याल से आपने या फिर आप जिसके साथ में हैं नूरापा ने उनकी बात सुनी होगी, उनसे बात भी की हुई होगी, तो ये आवाज वो लोग पहचान सकते हैं और ये आवाज की वो पुष्टि कर सकते हैं कि आवाज उन्हीं की है। इवन इफ यू वॉच यूट्यूब चैनल्स में तो आवाज की पुष्टि हो जाएगी। और मुझे तो यकीन है क्योंकि हमारी टीम के सदस्य ने बात की थी और मुझसे गुफ्तगू भी की थी कि भाई इनको लाइव पे लेना है, मैंने बात की है, लेकिन हम लोग कुछ मसरूफियात में नहीं आ पाए। जी, अगर वॉचमैन को पकड़ा जाए ना अच्छे ढंग से तो वॉचमैन तुरंत उगल देगा। देखिए वॉचमैन को पूरी कहानी पता है। देखिए डॉक्टर साहब को तो कोई आवाज आई नहीं कि इनके घर में बहस चल रही है। वॉचमैन ने ये बात बोली आपको कि इनके घर में बहस की आवाज आ रही थी 7:30 बजे के करीब में, काफी 8 बजे से लेके 3 बजे तक झगड़ा हुआ है, उसने ये वर्ड बोला। और कमाल की बात यह है, इनके जितने भी वीडियोस है, जहां कहीं भी ये लोगों ने, इनके मैंने छोटे छोटे वीडियोस भी देखे हैं, 27 मिनट का भी वीडियो देखा है, जहां कहीं भी है माता जी मोहिनी कामवानी जी जब नहीं बोल पा रही थी उनकी आयु की वजह से, तो उस समय उनके पुत्र दिलीप कमवानी जी उनकी बात को आगे बढ़ा रहे थे। और इन लोगों के बीच में जो तालमेल था, जो मोहब्बत थी, वो उस बात से जाहिर हो रही थी, जिस तरीके से वो वीडियोस में वो लोग हैं। सर, वॉचमैन को अगर पूरा क्लियर, अगर वॉचमैन को किया जाता है ना, तो वॉचमैन से पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी और कोई नहीं। पुलिस वालों को हम कुछ अभी नहीं कर सकते जब तक वॉचमैन को नहीं पकड़ा जाता है। वॉचमैन को अगर जब हम वॉचमैन का कहीं ना कहीं हाथ पूरा है मेरे हिसाब से।
क्योंकि अच्छा, वो भी वॉचमैन ही हाँ, वॉचमैन को अगर, क्योंकि वॉचमैन की जो आंखें थी, उसका जो हुलिया था और जो उसके हाथ पैर जो हमें गवाही दे रहे थे, उसको बहुत कुछ नॉलेज था। ठीक और है। जो आपने ये बोला है ना ये जो गुजरात का, इस वजह से वॉचमैन को लेके ही पुलिस वालों ने किया है। जी, ठीक है, ये बात तो यहाँ तक तो समझ में आ गई बात हमको। लेकिन अब मसला ये है, जब इनके प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था 2012 में ये जाते हैं, तो वो ब्राइबरी, करप्शन की वजह से ही ये उल्टा इनके ऊपर ही केस कर दिया जाता है। उसके बाद में हाई कोर्ट से केस जीतने के बावजूद भी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी जीतते हैं ये लोग, और वहाँ से ऑर्डर आता है कि इन लोगों को यहाँ से, मतलब इनको नौकरियों से हटा दिया जाए, तो उनको नौकरियों से नहीं हटाकर उनको होमगार्ड में रख दिया जाता है। देन वंस Narendra Modi forms government in the center, what they do, they make him commissioner again, not of Navi Mumbai but Mumbai instead. उसके बाद में उनका ट्रांसफर करके उनको एम्बेसडर टू सऊदी, इंडियन एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया बनाकर वहां पर भी भेज दिया जाता है। तो जब इतनी सारी धांधलियां और इतनी सारी कारस्तानियां की जा सकती हैं, और हमने देखा भी है कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, आवाज उठाता है, उनके ऊपर यूएपीए थोप दिया जाता है। ये हम पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं। डॉक्टर कपिल खान को ले लीजिए आप, संजीव भट्ट जी को ले लीजिए आप कन्हैया कुमार की भी बात हुई थी, उसके बाद में उमर खालिद है, बहुत सारे लोग हैं जिसके ऊपर यूएपीए थोपा जा रहा है। तो और गौरी लंकेश जी की हत्या कर दी गई, और एक और जर्नलिस्ट थे जो कश्मीर में जिनकी हत्या कर दी गई। तो या तो मतलब साम दाम दंड भेद, ये सारे जो चीजें होती हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। अब ये सवाल पैदा होता है, आप और हम अगर एक आम नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी, और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो जिम्मेदारी हम अगर निभा भी लेंगे, तो क्या वो जिम्मेदारी हम निभाने के बाद में या उस वॉचमैन के पास से सच्चाई हमको मिल भी जाएगी, तो क्या ये पुलिस डिपार्टमेंट जो 2012 से विफल होता आया है, जो जुडिशरी 2012 से विफल होती आई है, क्या वो लोग इसके ऊपर एक्शन लेंगे? और जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मैं नहीं समझता कि भाई प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन टू इट, और द होम मिनिस्टर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन टू इट, बट क्या जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, छोटे मोटे कॉर्पोरेटर होंगे, मोहल्ले के लीडर होंगे, इनसे जो रिलेटेड हैं, जो कोई भी लोग होंगे, जो कोई भी इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, क्या उन लोगों को सजा मिलेगी? क्या आप और हम जैसे लोग इस बात को आगे लेकर जा सकते ताकि इनको इंसाफ मिले, मरणोपरांत ही सही इनको इंसाफ मिले? सर ये करना चाहिए। हमारे में कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो अगर हम लोग किसी के लिए करते हैं, इंसाफ जरूर मिलता है। हमारे में भगवान बोलते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कहीं ना कहीं एक दिन अगर हम सच्चाई के लिए आगे आए तो कहीं ना कहीं सामने जरूर आएगा। और ऑफिसर भी चेंज होते हैं, ऑफिसर भी सब बराबर नहीं होते हैं। कोई ना कोई सच्चा ऑफिसर मिलेगा और वो काम करेगा। पर हमारा एक ये है कि हमें एविडेंस वगैरह सब इकट्ठे करने चाहिए आज की डेट में। तो मुझे भरोसा ज़रूर है कि अपने कानून से, कि अगर हम आगे जाते हैं तो हमें सच्चाई ज़रूर मिलेगी। जी, हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। अपना कर्तव्य तो निभाओ कम से कम। अगर हम अपना कर्तव्य निभाएँगे तो अगला बंदा भी हम कर्तव्य निभाएगा आगे। जब हम पीछे हट गए तो एक वो कहते हैं ना उसमें, ये अपना महाभारत में बोलते हैं कि जब कृष्ण भगवान गए तो बोले कर्तव्य तो निभाओ पहले, कर्म तो पहले करो, फल तो बाद में देने वाला बैठा है। तो हमें जी। कर्म तो करना चाहिए पहले। जो हमारे पास सबूत है, उनके लिहाज में हमें काम तो करूँ कम से कम उस चीज़ के ऊपर। उसको बीच में मत छोड़ो सर। अगर आपने उठाया कदम तो आगे बढ़ो, हम आपके सबके साथ हैं। बिल्कुल, ये लड़ाई तो देखिए, हक की जब लड़ाई होती है, सच की जब लड़ाई होती है हुँ, ना, सही लोगों को हक की लड़ाई और सच की लड़ाई मिलके लड़ना पड़ेगा। भले ही हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स के नाम कुछ अलग-अलग हो, आपका इंडिविजुअली नाम कुछ अलग हो, मेरा इंडिविजुअली नाम कुछ अलग हो, यहाँ पर जो लोग हमको सुन रहे हैं, जो इससे लोग फ़र्क यहाँ नहीं पे पड़ता कमेंट कर सर। रहे हैं, उनके नाम अलग हो। जब हुँ, बात हक की और सच्चाई की आती है और जब सोच एक जैसी है ना, सच्चाई तो की। इसके लिए हमको मिलके आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी अपने-अपने पैमानों पर। और जब हम मुझे राइट। पता चला, तो मैं मुनासिब समझा कि इसके ऊपर आज गुफ्तगू हो, इसके ऊपर बात हो। अजोर एसके भाई, आई कैन नॉट सी योर कमेंट, इफ यू वांट टू राइट समथिंग, प्लीज़ लिखिए आप खुले शब्दों में, कोई भी इमोटिकॉन यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इमोटिकॉन्स दूसरे वाले नहीं आते। मतलब आप ओके वाला या फिर नमस्कार वाला आप इमोटिकॉन डालें तो आ जाएगा, लेकिन दूसरे इमोटिकॉन्स नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। जी रेखा जी, तो अब ये जो जो आपने बात की वॉचमैन से, आपने बात की डॉक्टर साहब से, आपने सारी बातें की। आपकी कभी मुलाकात हुई थी मोहिनी कमवानी जी से? नहीं सर, एक फंक्शन में हम लोग मिले थे, 2016 या 17 की बात है। मैंने दूर से देखा था, आपकी तभी आवाज़ मेरी थोड़ी बात कम आ हुई। रही है, रेखा जी, अगर प्लीज़। मैं कह रही हूँ कि 2017 या 16 की बात है, तब मैं उनको एक बार फेस टू फेस मिली थी, पर हमारी बात नहीं हुई थी।
दूर से ही देखा था मैंने एक फंक्शन में बस। जी। तो मैम ने बोला था कि ऐसे-ऐसे हैं, ऐसे-ऐसे बात है। नहीं, क्योंकि नूरापा से जितना मुझे पता चला है मोहिनी जी के बारे में और जिस तरह मैंने वीडियो देखकर आकलन किया है, क्योंकि मैं भी पिछले 4-5 साल से तो ये काम में लगा हूँ जो मैं जहाँ पे हमारी गुफ्तगू और अमन का पैगाम के ज़रिए हम बहुत सारा काम ग्राउंड पर भी कर रहे हैं और यहाँ पर बात भी करते हैं। तो जो आकलन मैंने लगाया है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बात करने के अंदाज से, बड़ी दृढ़ प्रकार की महिला जो एकदम मजबूत महिला जो होती हैं, एक महिलाओं के लिए जो उदाहरण होना चाहिए, वो एक उदाहरण थी जो मुझे समझ में आया है। जो मैंने नूरापा से जानकारी ली, जब उन्होंने मुझे बताया उनके बारे में, वो खुद बता रही थी, नूरापा के अल्फाज थे, अगर वो मेरे साथ जुड़ जाएँगी, हमको लाइव खत्म करने से पहले तो वो बताएँगी, किस तरह से वो खुद लोगों को प्रोत्साहित करती थी कि बस ज़िंदगी को जियो, हार मत मानो। अगर कोई आत्महत्या की गुफ्तगू भी करता है, बात भी करता है, तो वो उनको ये कौन-सी सिटी में अगर आप बता सकती हैं? और कितने ये 29 अक्टूबर का वाक़या है राहिल भाई, सिटी आपको रेखा जी हाँ, बताएँगी। रेखा जी, ये ये भी राहिल भाई जो है वाशी ना खारगर बॉम्बे में होते हैं, वाशी वाशी में है ये राहिल भाई, वाशी न्यू बॉम्बे वाशी, सेक्टर 4। मैं 29 आपको अक्टूबर। एड्रेस भी हुँ, वाशी सेक्टर 4। राहिल भाई मेरे पास ना वो न्यूज़ की क्लिपिंग है, मैं उसको आपको बैक चैनल में भेज दूँगा इंशाल्लाह क्लब हाउस के और हम वहाँ पर उसके बारे में मतलब आप देख लीजिए, अगर हो सकता है कुछ तो आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इंसाफ लोगों को मिलना आज ज़रूरी है। न्याय तंत्र से, जुडिशरी से लोगों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, जो एतमाद है, वो ख़त्म हो रहा है धीरे-धीरे और वो ख़ात्मे की वजह जुडिशरी खुद नहीं है, वो ख़ात्मे की वजह जो हमारा कानून बनाने का जो जो प्रक्रिया जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा लेजिस्लेचर है, वो ज़िम्मेदार है न्याय तंत्र को ख़त्म करने के लिए। तो अगर हम उसको बचा सकते हैं, क्योंकि न्याय तंत्र जब तक बचा रहेगा, जब तक ज़िंदा रहेगा, मज़बूती के साथ खड़ा रहेगा अपने दोनों पैरों पर और उसकी ढाल बनकर आप और हम ज़िम्मेदार नागरिक बनकर उसके सामने खड़े रहेंगे, तब तक हमारे देश को कोई भी अंधकार की तरफ लेके नहीं जा सकता। जब तक के अदालत के दरवाज़ों के पीछे अदालत के दरवाज़ों के उस तरफ हम मज़लूमों को इंसाफ़ मिलता रहेगा, जब जिसके ऊपर जो ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहा है, वो लोगों की ढाल कानून बनेगा, तब तक हमारे मुल्क में भाईचारा, अमन, शांति कायम रहने का पूरा आसार है। लेकिन जिस दिन ये न्यायतंत्र भी पूरा का पूरा 100% इनकी लालच के, इनकी करप्शन के, इनके जो ब्राइबरी है, उसकी अगर भेंट चढ़ गया, उस दिन के बाद हमारा मुल्क एज़ अ नेशन ऑफ पीपल इट विल एंड, इट विल डाई, इट विल फिनिश, खत्म हो जाएगा। तो इसको नहीं बचाना सर, ऐसा बेहद ज़रूरी है पॉसिबल राहिल नहीं भाई। है। राहिल भाई अगर आप कर सकते हैं कुछ तो प्लीज़ मालूमात करिए और बात को आगे बढ़ाइए, लोगों को फैसला लोगों को लोगों के हक में फैसला और लोगों जागरूक को इंसाफ मिलना बेइंतहा ज़रूरी है, ताकि लोगों का जो एतमाद है वो बना रहे जुडिशरी पे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका राहिल भाई। जी रेखा जी, तो अब ये जो बातें हो रही हैं कि आत्महत्या कर ली है और जो वॉचमैन जिस तरह से मतलब डामाडोल बातें कर रहा है, उनके पास सीसीटीवी कैमरा 3 महीने से खराब रहना। कोई हमें बात नहीं सर, आजू-बाजू में सारे कैमरे लगे हैं, सब बिल्डिंगों में लगे हैं, वहाँ से पता चल जाएगा आपको। वो खराब हुआ था बाहर तो बिल्डिंग से बाहर तो निकले होंगे ना, क्योंकि आजू-बाजू में सब सोसाइटी ही है और 500 मीटर दूरी पे तो पुलिस चौकी है, कौन-सा लंबा पुलिस चौकी है। वहाँ तो से क्या ये सेक्टर हो 4 से सकता है, क्या ये हो सकता है रेखा जी कि इन लोगों को ज़बरदस्ती पिलवाया गया हो? सर पुलिस बाद में आई है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बंदा गया है अंदर, दरवाज़ा खोला गया है, वॉचमैन साथ में है और उनको ज़बरदस्ती पॉइज़न शायद दिया गया हो और दिलीप को ना दिया गया हो, बिकॉज़ ऐसा हो। जब जब अच्छा, अब इनके हाँ, परिवार में कोई बचा है? मोहिनी जी के परिवार में कोई बचा है अभी? सुनने में आया है, मुझे भी पता नहीं है पूरा, मैम के मुँह से सुना और वहाँ पे जो सब लोग हमारे साथ में थे, तो उनका एक बेटी है, तो उनका पोता भी है और बेटी दामाद भी, ऐसा सुनने में आया। तो मुझे लगता है कि उनके ही कोई या वॉचमैन को साथ में लेके गए हैं, ज़बरदस्ती की गई है और क्योंकि मैंने पुलिस वालों से ये भी पूछा कि उन्होंने जो ज़हर खाया था, उसकी फ़ोटो-वोटो हैं क्या आपसे? तो बोले हाँ, उन्होंने कुछ जूस में डाल के पिया है, फ़ोटो है हमारे पास, ये बोला गया। तो देखिए, जिनको हाँ जी, बोलिए सर। 2012 से लड़ाई इनकी शुरू हुई। उससे पहले अपने हक की लड़ाई, अपनी जायदाद की लड़ाई, अपनी ज़मीन की लड़ाई ये लड़ रहे थे। 2012 से 2021 9 साल का समय होता है और आपने हुँ, जिस तरह से उनके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया, जो दवाई के बारे में बताया ₹102, आपने दूसरी चीज़ों के बारे में बताया है।
9 साल अगर ये जूझे हैं, 9 साल तक अगर ये जूझे हैं, तो मैं नहीं समझता कि मतलब आके हिम्मत हार जाएँगे, हिम्मत टूट जाएगी इनकी। नहीं, जो इंसान कोविड से निकल गया, जो कोविड का उस टाइम पे था, लोगों के पास खाने को नहीं था, हमने वो भी सीन देखे हैं यहाँ पर। तो जो उन्होंने उस टाइम बिता दिया, तो वो नहीं मर सकता सर, जी, वही क्योंकि तो मैं बता रहा बाहर हूँ। कमाई का कुछ नहीं था सोर्स है। पर उन्होंने कोविड में निकाला ना, कोविड में जो रिचार्ज कराया गया था, जब उनका लड़का हॉस्पिटल में था, तो 200-250 रुपए का रिचार्ज था, वो भी उन्होंने जाके उनके अपने पड़ोसी को दिया था पैसा, कि भाई आपने जो मेरी हेल्प की, ये पैसा पकड़ो। ये भी इंतहा तो ज़रूरी है। देखिए, कमाल हाँ, की बात यही तो बता रहा हूँ ना मैं, जो वो नज़र आ रही थी, एक तो मैंने आपको बताया, दूसरे भी आप उनका जो फाइनेंशियल सिचुएशन का बता रही थी, किस तरह से वो खुददार टाइप की महिला थी और लोगों से मतलब 2 रुपया भी वो कम नहीं देती थी लोगों को। और पड़ोसी कहता था भी नहीं, लड़का कि भाई 2 रुपए आंटी आंटी ऐसे मत कीजिए, मगर शी स्टिल यूज्ड टू पे ऑल एवरीथिंग। हर कोई ये अगर आजू-बाजू में रहता है, तो हर सोचता है कि यार चलो जाने दो। 102 है तो 100 रुपए दे देते हैं। तो ये नॉर्मली बात है एक तरीके से, पर वो ऐसी नहीं थी। और उनके अकाउंट में जो आज रिसर्च किया गया है कि अकाउंट में पैसा पड़ा था, 2 लाख रुपए उनके बैलेंस है ऑलरेडी। वो पुलिस वालों ने ही बताया पैसा कि वैसे ही 2 है। लाख, हाँ, 2 तो लाख ये रुपए तो फिर पड़े हैं। पैसों का प्रेशर, डिप्रेशन वगैरह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपनी लड़ाई लड़ नहीं, रहे थे और इनका गुज़ारा चल हाँ, रहा था। हुँ। और प्रॉपर्टी खुद की, अभी आपने बताया आज मरी हुई हालत में वो प्रॉपर्टी 90 लाख की है। कोई भी आज के रातों-रात में डील हो जाएगी। एक बार खाली मार्केट में बात आनी चाहिए। अगर मुझसे भी कोई बोले, तो मैं भी अपने इन्वेस्टर को बोलूँगी डाल दो पैसा। वाह! हाँ, तो मेरे भी रातों-रात में डील होगी वो, ऐसा नहीं था। क्योंकि मेन मौके पे प्रॉपर्टी है वो, 2 बेडरूम है। तो नहीं, इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है, कोई बड़े हाथ इसके पीछे हाथ हैं। है, और वो रात में गया है बाकायदा, अंदर एंट्री हुई है और वो ज़हर पिलाया गया ज़बरदस्ती, और बेटे को भी ज़बरदस्ती, क्या पता 2 लोग गए हों, और उसमें वॉचमैन ज़रूर इन्वॉल्व है 100%। तो क्या वॉचमैन से ही कहानी पता चलेगी पूरी। तो क्या हम लोग प्रेशराइज़ कर सकते हैं कि इसका जो वॉचमैन को इन्वेस्टिगेशन है, सलीके से हो, हुँ, तरीके से हो, क्या हम प्रेशराइज़ कर सकते हैं? क्योंकि आपका जो राइट सर। ऑर्गनाइज़ेशन है, नूर आपा का जो ऑर्गनाइज़ेशन है, आप सब मिलके इसके पीछे लगे हुए हैं, इस पे काम आप लोग कर रहे हैं। क्या आप लोग प्रेशराइज़ कर सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को कि इसका जो इन्वेस्टिगेशन है निष्पक्ष हो और बड़ा ईमानदारी के साथ हो, और जो भी इसका वो कल्प्रिट है, हमने अगर है कल्प्रिट, वो तो उसको हमने सज़ा बोला मिले? है, वो हम बोल के आए उनसे कि सर हम कुछ नहीं चाहते, हमें पारदर्शी चाहिए। आप जब कॉल गई थी, कितने बजे गई थी, हमें वो वाले रिकॉर्ड चाहिए, कि जो जी। दिलीप जी ने अगर आपको कॉल किया था 100 नंबर पे, वो कॉल गया। हॉस्पिटल में कब एंट्री है, मुझे वो चाहिए। तो बोले हम लोग आपको बाद में देंगे, पहले हमारा चल रहा है, ऐसा बोला। वॉचमैन, हमने उनको नहीं बताया कि वॉचमैन का हमने ये सब कुछ किया है, या हमें इतना नॉलेज है, हमने पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया। खाली पुलिस वालों की सुनी है, जो सीनियर था वहाँ का चाणक्य सर, उनसे हमने सुना है खाली। हमें अपनी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं देनी थी। जब ये तीनों की बातें अलग-अलग निकली, तो हम लोगों को बिल्कुल 100% शक हो गया कि हाँ, उनको मारा गया है, ऐसा है। क्योंकि बहुत-बहुत तीनों लोगों शुक्रिया की रेखा जी, बातें वैसे अलग-अलग। उम्मीद करते हैं और मैं चाहूँगा कि ना आप हमारे साथ जुड़ते रहें, क्योंकि आप ग्राउंड पर काम करती हैं, सारा कुछ सोशल वर्क होता है, सारा कुछ होता है, और अमन का पैगाम की टीम भी लगी हुई है ग्राउंड पर। भारत में जहाँ कहीं भी लोगों को दिक्कतें होती हैं, जहाँ कहीं भी प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, कोविड-19 को तो हमारे देश की सरकार ने प्राकृतिक आपदा कह दिया, लेकिन ऐसी प्राकृतिक आपदा में भी जो सरकार के अनुसार कोविड-19 भी प्राकृतिक आपदा ही है, तो ऐसी प्राकृतिक आपदा में भी अमन का पैगाम की टीम खड़े होती है। हम लोगों ने तकरीबन 7-8 सिटीज़ में काम किया, स्टेट्स में अलग-अलग, तेलंगाना में काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम किया, पंजाब में चंडीगढ़ में काम किया हमने। वहाँ पे एक ऑर्गनाइज़ेशन है नेक मुहिम करके, तो उनके साथ में हमने काम किया उस टाइम पर। और अभी करंटली एजुकेशन को लेकर जो गरीब बच्चे जो सड़कों पर भीख माँगते हैं ट्रैफिक लाइट्स पर, मानव वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन है दिल्ली में, हमारी एक बहन है कविता धारिया बहन, तो उनके साथ मिलकर हम, क्योंकि वो काम कर रही थी उसमें, तो हमने अपनी तरफ से उनके साथ मिलकर ये काम को आगे बढ़ाने का मतलब ठाना है। और उनके साथ भी हम वो जो बच्चे भीख माँगते हैं सड़कों पर, उनको तालीम दिलाने के लिए कोशिश कविता धारिया बहन की के पीछे खड़े होकर हम भी थोड़ी बहुत उसके पीछे कार्रवाई कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में किताबें बाँटने से लेकर लोगों तक अनाज पहुँचने का काम, फ्लड में जो फँसे हुए थे लोग हैदराबाद में, उन तक अनाज पहुँचाने का काम, बच्चों के जो इलाज होते हैं, इलाजों का काम लोगों के, बहुत सारा काम हम लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी और ग्राउंड पर भी। जो लोग हमको जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो लोग कम्युनिकेट जब हमको करते हैं,
वी सेंड अवर हेल्प ओवर देयर। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप जो आज काम कर रही हैं, आज इस काम की बेइंतहा ज़रूरत है हमारे समाज को, क्योंकि जो सरकारें हैं वो राज्य की हो या केंद्र की हो, बड़े पैमाने पर, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, या कोई भी रीजनल पार्टी की हो, बड़े पैमाने पर आप जैसे, हम जैसे जो आम नागरिक हैं, उन लोगों का वेलफेयर करने में विफल हो रही हैं, उनको इंसाफ देने में विफल हो रही हैं, उनके इलाज वगैरह का बंदोबस्त करने में, उनकी तालीम का बंदोबस्त करने में विफल हो रही हैं, उनकी साफ सफाई का, उनके पानी बिजली का बंदोबस्त करने में विफल हो रही हैं। तो आप जैसे लोग और आप जैसे लोगों की छत्र छाया में या सीख कर आप लोगों से, हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, ये काम आज ज़रूरत है इस काम की हमारे समाज को, और हम नहीं बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आप लोगों ने ये काम करने का बीड़ा उठाया हुआ है। सर, अभी लिया है तो उसको एंडिंग तक आपको करना है सर, पर मैं पीछे से जो हेल्प लगेगी मैं आपको हमेशा साथ में हूँ। जी बिल्कुल, मेरा नंबर है रेखा जी आपके पास, आप बिला झिझक मेरे को आप यू कैन सेंड मी मैसेज एनी टाइम। और नूर आपा ने मुझे वो मोहिनी कामवानी जी का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में भी मेरे दोनों नंबर ऐड किए हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर अलग है और अमन का पैगाम के लिए जो नंबर है वो अलग है, दोनों भी उसमें ऐड किए हैं। तो मैं अभी इसका लिंक भी वहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो शायद लोग आपको भी सुनेंगे और मुझे भी शायद सुनेंगे वहाँ पर। और बिल्कुल आपसे बहुत ज़रूर जल्द बात होगी, इस बारे में भी बात होगी, और दूसरे कोई विषय हो गए तो आप बिल्कुल बिला झिझक मैसेज कर देना। तो आपकी जो भी बात है, जो आप काम कर रही हैं, वो बात हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अमन का पैगाम के माध्यम से। ठीक है सर, आपने उस काबिल समझा, थैंक बस यू। आप जो कर रही हैं वो काम में लगे रहें, और मैं और मेरी सारी अमन का पैगाम की हमारी जितनी भी टीम है, सारे के सारे आपके आभारी हैं। समाज का काम हो, लोगों का काम हो, ये बहुत अहम बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आप काम करने का आपने बीड़ा उठाया। इसको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए और लोगों के लिए ठीक। एक गाइड करने वाली रोशनी बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो भाइयों, अभी आपने रेखा जी को सुना। रेखा जी हमारे साथ थी मुंबई से, और वो बता रही थी किस तरह से मोहिनी कामवानी जी का जो इंसिडेंट हुआ है, जो मामलात हुए हैं, जो हालात हुए हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। किस तरह वॉचमैन वहाँ पर अलग अलग प्रकार की बातें कर रहा है। जो पड़ोस के जो डॉक्टर साहब है, वो कहते हैं कि कोई आवाज़ नहीं आई वहाँ से, उन्होंने कोई भी चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन वॉचमैन कहता है कि रात में 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक, यानी कि 7 घंटे तक के वहाँ पर लड़ाई होती है, और डॉक्टर साहब इतना मदहोश होते हैं कि उनको एक भी आवाज़ सुनने में नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ बड़े ऊंचे ओहदे पर होने वाले जो लोग हैं, उनका मुलविस होना तय है। ये अमन का पैगाम का अपना जो अमन का पैगाम ने अपनी तरफ से एनालाइज किया है, ये लगता है, क्योंकि मैंने पर्सनली, मेरी सारी टीम में तो नहीं हमारी, लेकिन मैंने पर्सनली उनके वीडियोस देखे हैं। जो उनका बात करने का तरीका है, जो उनके अंदर जो जज्बा है, लोगों को इंस्पायर जरूर करेगा। मैं तो इंस्पायर हुआ हूँ। आप भी जाइए, मोहिनी कामवानी यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उनका चैनल आपको मिल जाएगा या उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उसको देखिए। आप अंदाजा लगाइए उन वीडियोस को देखने के बाद में, उनको सुनने के बाद में आप अंदाजा लगाइए, क्या मोहिनी कामवानी जैसी महिला उस उम्र में, यानी 3 साल पुराना वीडियो, 84 साल की उम्र में, जिस दृढ़ता के साथ में, जिस मजबूती के साथ में, जिस अज़्म के साथ में वो वीडियो बना रही हैं और अपने इंसाफ की लड़ाई वो लड़ने की बात कर रही हैं, और लड़ रही हैं जिस तरह लड़ा है, उन्होंने जो बताया है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग यकीन कर पाएंगे कि वो उन्होंने आत्महत्या की होगी। मुझे नहीं लगता। आप जाइए, वीडियोस देखिए, और इसके खिलाफ जो हो रहा है ना, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, आवाज़ बनिए। आज समाज को, देश को आपकी आवाज़ की और आपकी बेइंतहा सख्त ज़रूरत है। पार्टियों की लड़ाई हम बाद में लड़ लेंगे, धर्मों की लड़ाई हम बाद में लड़ लेंगे। पहले देश को बचाते हैं, देश को बचाने के बाद में जो भी हम कर पाएंगे आपस में लड़ने के लिए, वो भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मुल्क को बचाना बेइंतहा ज़रूरी है। मुल्क अगर नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे, और हमारे साथ जुल्म सितम होता रहेगा। पहले मुल्क को बचाएं धर्मों की लड़ाई के लिए, और दूसरी लड़ाइयों के लिए हमारे पास बहुत वक्त पड़ा है। चलिए, अमन का पैगाम के 825वें एपिसोड से, अमन का पैगाम के 825वें एपिसोड से में कल आप लोगों से मुलाकात होगी। हम मोहिनी कामवानी जी के बारे में भी बात करेंगे, इसी केस पर चर्चा करेंगे, और दूसरी चीज़ें भी हम करेंगे। और लोगों को बता दूं, राहिल भाई मेरे साथ शायद जुड़े हुए होंगे या नहीं, अभी पता नहीं, लेकिन अगर जुड़े हुए हैं, राहिल भाई, जो लिंक मैंने यहाँ पे कमेंट में डाला था कुछ देर पहले, आपके कमेंट के बाद में, उस लिंक को, जो डिजिटल भाई के कमेंट के ऊपर जो लिंक है, उस लिंक को आप कॉपी करेंगे, अपने फ़ोन के ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे। जब आप पेस्ट करेंगे अपने फ़ोन के ब्राउज़र में, तो आपको अपने कैमरा और माइक्रोफोन का परमिशन पूछेगा। उन दोनों का परमिशन आप देने के बाद में आपको अपना नाम उसमें एंटर करना है। जब आप नाम एंटर करके ओके करेंगे, आप मुझे यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर मेरे विजिबल हो जाएंगे, और मैं आपको अपने साथ मेन स्क्रीन पर ऊपर जोड़ लूँगा, और हम जो भी गुफ्तगू वहाँ पर हुई, जो टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, जिस विषय पर हमारी बात हो रही है, हम उस पर चर्चा करेंगे।
सवाल जवाब भी करेंगे। कभी हो सकता है हम दोनों एक ही पक्ष में हो और कभी हो सकता है हम दोनों अलग अलग पक्ष में भी हो। सवाल जवाब होंगे और नो हार्ड फीलिंग्स, बिल्कुल बात करेंगे, मुल्क के लिए बात होनी चाहिए, वो हमारा मकसद है, अहम मकसद है। हाँ, मुंबई वासी में, जी बिल्कुल अरमान भाई, तो वो हमारा मकसद है, हम उस पर बात करेंगे। चलिए, अमन का पैगाम के बारे में फिर से एक बार बता दूं आपको। हमारा ट्विटर हैंडल अशरफ, यहाँ पर मेरा स्क्रीन पर मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है अशरफ, फर्स्ट नेम ले आप उसके अंदर, इसको अंडरस्कोर लगाएं और लिखें AKP अमन का पैगाम, अशरफ अंडरस्कोर AKP लिखें। मेरा ट्विटर हैंडल या अमन का पैगाम का ट्विटर हैंडल आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है +1-832-609-5894। आई रिपीट द नंबर अगेन, 1-832-609-5894। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर था अमन का पैगाम का। और उसके अलावा भी फेसबुक का तो पेज आपको पता ही है, facebook.com/अमन का पैगाम। आइए, जुड़िए, बात करिए, मुल्क के लिए बात करिए। जो मुल्क के खिलाफ बात करेगा उनका बाजा भी हम यहाँ पर बजाते आए हैं और बजाते रहेंगे। जैसे बोलते बजाते रहो, बजाते रहेंगे। चलिए, अमन का पैगाम के 825वें एपिसोड में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, जय हिंद।